नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पृथ्वीराज रासो के एक खंड पद्मावती समय के कुछ पदों का भावार्थ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण खंड है और पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद वरदाई ने की थी और रासो काव्य परंपरा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। इसके पहले खंड में मैंने आप लोगों को इसकी कथानक और शिल्प सौंदर्य के बारे में विस्तार से समझाया था। आज हम लोग इसके पहले और दूसरे पद का भावार्थ करेंगे। पहले पद के अंतर्गत कवित्त छंद में हम देखते हैं कि कवि ने इसमें राजा विजयपाल की कन्या पद्मावती के रूप सौंदर्य का नख शिख वर्णन किया है। कवि चंद वरदाई पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मनहु कला ससी भान, कि पद्मावती इतनी सुंदर है मानो साक्षात चंद्रमा की कला ही इस भूमंडल पर अवतरित हुई हो। भान, भान मतलब प्रकट होना, उदय होना, अवतरित होना। तो पद्मावती इतनी सुंदर है, शशि यानी शशि, चंद्रमा, कि मानो साक्षात चंद्रमा की कला ही इस भूमंडल पर अवतरित हुई हो। कला 1600 बन्नई, लगता है चंद्रमा की 16 कलाओं के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। कहने का भाव है कि वह पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। बाल बेस, अभी उसकी बाल्यावस्था है। ससीता समीप अमृत रस पिन्नीय, उसके निर्मल और उज्जवल रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा ने उसी के पास से ही अमृत रस का पान किया है। भाव यह है कि जैसे चंद्रमा को देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार पद्मावती के रूप को देखकर नेत्र शीतल हो जाते हैं। बिगसी कमल मिग्र भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिए। इस पंक्ति में कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन विभिन्न उपमानों के माध्यम से किया है। जैसे उसके सुंदर मुख, नेत्र, कर और चरण के सौंदर्य ने बिगसी कमल, विकसित कमलों के सौंदर्य को। मिग्र भ्रमर, उसके श्यामल केशों ने भ्रमरों की श्यामलता को। बैन यानी वाणी, उसकी मधुर वाणी ने वंशी के स्वर के माधुर्य को। खंजन, उसके नेत्रों की चंचलता ने खंजन पक्षी की चपलता को। और मृग लुटी, मृग यानी हिरन, और उसके नेत्रों की विशालता और भोलेपन ने मृगों के नेत्रों की विशालता और भोलेपन को लूट लिया है। लुट्टी है मतलब लूट लिया है। तात्पर्य यह है कि ये समस्त उपमान पद्मावती के सौंदर्य की तुलना में फीके हैं, नगण्य हैं। फिर कवि कहता है, हीर कीर अरुबिंब मोती नख शिख अही घुट्टिए। नख शिख अही घुट्टिए, नख से लेकर शिख तक पद्मावती का संपूर्ण सौंदर्य हीरा, कीर अर्थात तोता, बिंब अर्थात बिंबाफल और मोती के द्वारा निर्मित हुआ है। तात्पर्य यह है, कहने का भाव यह है कि उसके जो दांत हैं वो हीरे के समान उज्जवल और कांतिमान हैं। उसकी नासिका तोते के समान सुडौल, पतली और थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई है। उसके अधर बिंबा फल के समान अर्थात अनार के समान लाल हैं और उसके हाथ पैरों के जो नख हैं, नाखून हैं, वो मोती के समान सुंदर और स्वच्छ हैं। आगे कवि कहते हैं, छप्पति गयंद हरि हंस गति बह विनय संचय सचिय, कि कवि कहते हैं कि पद्मावती की गर्व भरी मंद मंथर चाल को निहार कर, यानी छप्पति गयंद अर्थात हाथी, हरि अर्थात सिंह
और हंस पक्षी की जो गति है, जो चाल है, कि कवि कहते हैं कि पद्मावती की गर्व भरी मंद मंथर चाल को निहार कर हाथी, सिंह और हंस लज्जित होकर छपपति यानी छिप जाते हैं। अर्थात उसकी जो चाल में, उसकी गति में हाथी की सी मस्ती है, सिंह का सा गर्व है और हंस की सी मोहकता है। उसके संपूर्ण अंग ऐसे सुंदर हैं कि मानो विधाता ने उसे सांचे में ढालकर गढ़ा है। बिह बनाए संचय सची, बिह यानी विधाता, बनाए यानी निर्माण किया है, संचय सची यानी सांचे में ढालकर गढ़ा है। तो यहाँ पर बच्चों जो सची शब्द है उसका अर्थ जो है कुछ विद्वानों ने शची यानी इंद्र की पत्नी शची मानकर भी किया है, और उस रूप में वो कहते हैं कि मानो विधाता ने उसे सांचे में ढालकर शची के समान सुंदर बनाया है। आगे कवि कहते हैं पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामनीय रची। कवि कहता है कि वह पद्मावती पद्मिनी नारी के समान सुंदर है। कौन? पद्मावती। उसके अतुलित रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने उसके रूप में मनु काम कामनी रची, कि मानो कामदेव की पत्नी रति का ही दूसरा रूप निर्मित किया हो। कहने का भाव यह है कि वह रति के समान अतुलित रूप वाली है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इस पद में कवि चंद्रवरदाई ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन जो परंपरागत रूढ़ी के आधार पर किया है, और मनहु कला ससीभान या मनहु काम कामनी रची, इन पंक्तियों में हम उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन देखते हैं। इसी प्रकार बिगसी कमल, मिग्र भ्रमर, बैन, खंजन, मृगलुट्टी, इसमें आप व्यतिरेक, रूपातिशोक्ति, छेकानुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग देते हैं। और ससीभान शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर कवि ने पहली पंक्ति में किया है, इसके लिए कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ससीभान यानी शशि यानी चंद्रमा, और भान को उन्होंने भानु सूर्य कहकर संबोधित किया है। तो इस रूप में देखें तो पद्मावती चंद्रमा के समान सुंदर और सूर्य के समान दीप्ति वाली थी। चंद्रमा की कला के समान बताने से अभिप्राय प्रायः आलोचकों का यही रहा कि वो जो कन्या थी वो चंद्रमा की कला के समान दीप्तिमान और नेत्रों को शीतलता प्रदान करने वाली थी। इसी तरह हम देखते हैं कि जो ससीभान शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास है, और इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा डिंगल राजस्थानी भाषा ना होकर इस खंड में पद्मावती समय में हम ब्रज भाषा का आधुनिक स्वरूप देखते हैं। इसके दूसरे पद में देखिए बच्चों, इसका जो दूसरा पद है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब पद्मावती अपने महल के बगीचे में अपनी सखियों के साथ घूम रही होती है तो वहाँ पर वो एक तोते को देखती है, और उस शुक को देखकर पद्मावती उस पर मोहित हो जाती है और उसको पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर लेती है। इस कवित्त छंद में कवि ने उसी का वर्णन किया है। मन अति भयो हुलास विगसी जनु कोक किरण रवि। उस शुक को देखकर, तोते को देखकर पद्मावती के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। मन अति भयो हुलास, कि मन उसका अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया, और वो इसी प्रकार प्रसन्न हो गई, उल्लसित हो गई। बिगसी जनु कोक किरण रवि, कि मानो कोक कहते हैं चकवाक पक्षी को, और कमल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो चकवाक पक्षी अथवा कमल प्रातःकालीन सूर्य की किरण का दर्शन करके खिल उठा हो। यहाँ पर कोक शब्द एक बार है परंतु उसके अर्थ भिन्न है। कोक को हम चकवाक पक्षी भी कहते हैं और कमल से भी उसका अर्थ लिया जाता है। तो वो पद्मावती उस शुक तोते को देखकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल या चकवाक पक्षी जो है वो
दर्शन करके खिल जाते हैं। किरण रवि, रवि अर्थात सूर्य। यहाँ पर कवि आगे कहते हैं अरुण अधर तीय सधर। अधर और सधर यानी ऊपर और नीचे के होंठ। अरुण अर्थात लाल रंग के, तीय यानी स्त्री पद्मावती। तो वो जो युवती पद्मावती है उसके ऊपर और नीचे के जो होंठ हैं, अधर हैं, वो लाल रंग के हैं। बिंबाफल जानी कीर छवि, कि उस शुक ने, कीर अर्थात शुक तोते ने उस नारी पद्मावती के ऊपर नीचे के दोनों होंठ लाल होठों को बिंबाफल समझा। और उसके उपरांत यह चाहत चश चकित, और जो पद्मावती थी वो भी चश यानी चक्षु, चकित यानी आश्चर्यचकित, कि पद्मावती भी उस शुक को, उस तोते को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। कि पद्मावती आश्चर्यचकित नेत्रों से उस शुक को देख रही थी। उस शुक ने बिंबा फल सदृश्य उन होठों को ताक कर जो तक्कई झरप्पी झर, कि जो शुक था वो भी पद्मावती के होठों को बिंबाफल समझकर या तक्कई यानी ताक कर, देख कर, झरप्पी झर उसने झपट्टा मारा और बिंबाफल के लोभ में उस पर अपनी चोंच चलाई। चंच चहुट्टीय लोभ, और लोभ यानी लालच में कि वो उस फल को प्राप्त कर ले, इस लोभ में, उस लालच में उसने उसके अधरों को, पद्मावती के अधरों को बिंबा फल समझकर चंच चहुट्टी अपनी चोंच चलाई। लियो तब गहित अपकर, और ऐसा करते देखकर अपकर अपने हाथों से तब पद्मावती ने उसको पकड़ लिया। अपने दोनों हाथों से पद्मावती ने उस शुक को पकड़ लिया और उसको पकड़कर हर्षत आनंद मन मही हुलस, उसको पकड़कर वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई और मन ही मन उल्लसित होती हुई उसको वह अपने साथ महल के भीतर ले गई। लेजू महल भीतर गई, कि उल्लसित प्रसन्न होती हुई हार्दिक प्रसन्नता के साथ वह उसको अपने महल के भीतर यानी अंतःपुर में ले गई। पंजर अनूप नग मणि जटित सो तिहि मह रश्यत भई, और फिर वहाँ पर उसने उस शुक को रत्न और मणियों से जड़ित एक अनुपम पिंजड़े में रश्यत भई यानी रख दिया। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इस पद में भी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और जहाँ तक है बात, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रजभाषा का, आधुनिक ब्रजभाषा का सुंदर चित्रण तो है ही है, परंतु इसमें आप प्राकृत भाषा के शब्द भी देखेंगे, जैसे तक्कित, झरप्पी, चहुट्टी, रश्यत, ये सब शब्द जो हैं वो प्राकृत भाषा के शब्द हैं, और बाकी जो भाव लिए गए हैं या भाषा का प्रयोग हुआ है वो साहित्यिक ब्रजभाषा है। इस प्रकार बच्चों इसके आगे के पदों को हम इसके अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।